बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। इस वक्त सूरत हाल दो तरह से कशीदा है। एक तो पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर पाई जाने वाली घुटन अपने अरूज पर है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस में 3 से 4 रोज़ रह गए हैं। एक जमात जो सबसे ज़्यादा कंटेस्ट कर रही है इस पूरे मामले को, वो ये कि इलेक्शन कंटेस्ट करना तो बात की बात है, पहले ये कि क्या जलसे करने दिए जा रहे हैं, आज़ादाना माहौल है या नहीं। हर एक को कैंपेन की इजाज़त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि नहीं, जिन लोगों ने NOC लिया वो कैंपेन कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान साहब वहाँ मौजूद हैं, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर सियासी शख्सियात मौजूद हैं और वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, किसी ने नहीं रोका। और कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी तो बकौल इलेक्शन कमिश्नर के सब ही कर रहे हैं, लेकिन जितनी छूट हुकूमती जमातों को है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं। दूसरा मसला जो जू का तू है और वो है अडयाला जेल के बाहर मामलात और इमरान खान साहब से मुलाकात। वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन जो इस वक्त मसला दरपेश है वो 3 से 4 रोज़ बाद वो इलेक्शन जो एक हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन होगा, क्या उसके अंदर आज़ादाना माहौल में पोलिंग होगी या अभी भी जो फॉर्म 47 फॉर्म 45 की बहस है वो दोबारा पाकिस्तान की तारीख के अंदर उसका जिक्र होगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शफीउल्लाह जान साहब, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं खैबरपख्तूनख्वा हुकूमत के। शफी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ देर में हुज़ैफ़ा रहमान हमें ज्वाइन करें, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। शफीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले ये कि हमने देखा कि असद कैसर साहब ने कंप्लेंट की, जुनैद अकबर साहब को तकरीबन वो सूबा बदर हुए, उनको निकाला गया, राजा साहब को नहीं जाने दिया गया, लेकिन कुछ शख्सियात वहाँ गई भी। अभी मैं देख रहा हूँ बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं। पहले तो ये बताइए कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने, जारी बात है वो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं और वो आपकी जमात को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, फिर उन्होंने तो कोई ना कोई NOC लिया होगा, तभी तो वो इतने स्मूथली वहाँ पर मौजूद हैं। और दीगर लोग, मैं कल शायद खटक साहब को देख रहा था, वो वहाँ मौजूद हैं। अगर ये लोग वहाँ कैंपेन कर रहे हैं, इसका मतलब है इन्होंने कोई ना कोई NOC तो लिया होगा। सबसे पहले मुनीब साहब आपका शुक्रिया। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, और अमली तौर पे तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है। हमने सिर्फ अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है और फॉर्म 45 जो पोलिंग स्टेशन से हमने कलेक्ट करना है उसको फॉर्म 47 पे कन्वर्ट करना है। बाकी तमाम तर चीजें तहरीक इंसाफ जो है वो जीत चुके हैं। ये कहते थे कि हमने सालसी का रोल प्ले किया, अच्छी बात है, सालसी का रोल प्ले करना अच्छी बात थी। और ये कहते थे कि उसकी वजह से हम बड़े पॉपुलर हो गए और इमरान खान साहब पस मंजर में चले गए हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन था और इनका ये जो बयानिया था वो तो खत्म हो गया है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जुनैद अकबर खान साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर सुबह बदर कर दिया गया, जिस तरीके से सलमान अकरम राजा साहब को रोका गया, जिस तरीके से असद कैसर साहब को रोकने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक करनी पड़ी। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें तो प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से अलायंस किया, पोलो मैन उनका निशान था। जब उनको ये इंफॉर्मेशन मिली कि तहरीक इंसाफ ने इनसे अलायंस कर लिया और तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों का निशान एक होगा, तो उसको भी कैंसिल कर दिया गया और हमारे उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। अभी भी हमारे उम्मीदवार जो है वो किसी के पास ट्रांसफार्मर का निशान है, किसी के पास चारपाई है, किसी के पास खेमा है, तो किसी के पास विकेट है। लेकिन बल्तिस्तान की अवाम ये फैसला कर चुकी है कि वो वोट जो है इमरान खान साहब को ही देंगे। इमरान खान साहब उनकी जिद है। अब हमने सिर्फ इस मैकेनिज्म पे काम करना है कि इस वोट की तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। इस वोट जो मैंडेट है फॉर्म 45 वाला, इसको फॉर्म 47 पे कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि 8 फरवरी का जो एक तलख़ तजुर्बा हमारे साथ हुआ है उस चीज से हमने काफी चीजें सीखी हैं। और हम अपने उम्मीदवारों के साथ इस वक्त राब्ते में भी हैं और इसी लाएमल पे हम काम कर रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वोटर खुद आएगा, खुद वो इमरान खान साहब को वोट देगा, क्योंकि इमरान खान साहब उनकी जिद है। नहीं, वो बात ठीक है, बट मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये है, इन चंद शख्सियात कोई प्रॉब्लम हुआ ना, बैरिस्टर गौहर खान साहब कैसे चले गए वहां? देखिए, जहां तक गौहर साहब मौजूद है, जहां तक शायद खटक साहब मौजूद है, वहां भी उनको स्मूथली जो है वो नकलो हरकत की इजाजत नहीं है। अच्छा। वो जहां जलसा करते हैं वहां पुलिस आ जाती है, जहां पे तहरीक इंसाफ का झंडा ये देखते हैं वहां पे पुलिस आ जाती है। फिर जिस तरीके से इन शख्सियात को रोका गया या जुनैद अकबर खान साहब को गिरफ्तार किया गया,
तो वो तो सारी चीजें, सारे फुटेज आपके सामने हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम कहते थे कि एक रियासत दो दस्तूर, तो दो दस्तूर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में आप अमली नमूने के तौर पे देख सकते हैं कि बाकी पार्टियों के लिए, जहां पे वफाकी वज़रा मुनीब साहब वहां पे मौजूद हैं। कल आपने देखा होगा जी जी। कि नवाज शरीफ का जलसा था, तो वहां पे वफाकी वज़रा स्टेज पे बैठे थे। फिर अमीर मुकाम वहां पे मौजूद है, अता तारड़ वहां पे मौजूद है, जो कि वफाकी वजीर हैं, जो कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा, अगर ये तहरीक इंसाफ के कोई वजीर होता या कोई सूबाई हमारा वजीर होता और वो गिलगित बल्तिस्तान में होता, तो अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो हरकत में आ चुकी होती, नोटिस मिल चुके हाँ नहीं, होते। वो वैसे तो बुला लिया इलेक्शन कमीशन कह रही है सब ने वायलेशन किया, हुकूमत ने किया। बट शफी साहब साथ रहिएगा। उज़ैफा साहब, मुझे अंदाज़ा है कि आपको टेक्निकल मसाइल की वजह से आप लेट हुए, लेकिन शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपकी जमात की तरफ से ज्वाइन कर लेना बड़ी बात है, क्योंकि कल भी हम इंतज़ार ही करते रहे। सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब गए, सारे लोग गए, जो आज़ादाना माहौल आपको मैसर है वो तहरीक इंसाफ को नहीं है। आज बैरिस्टर गौर खान साहब हैं, उनके हवाले से भी वो कह रहे हैं, शफी जान साहब, कि नहीं, उनके लिए भी वो माहौल नहीं है। तो करने देते कैंपेन। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि लोगों, आपने अवाम की खिदमत की है, तो लोग आपको वोट करेंगे। आप ऐसा माहौल ही क्यों पैदा कर रहे हैं? ये सब करवाने की क्या ज़रूरत थी? जो कुछ दिन पहले हुआ है कि अलायंस हो रहा है तो उसको कैंसिल करवा दें, कभी निशान का रौला डाल जाए, कभी NOC का मसला बन जाए। अगर खिलाफ वर्जी सारे ही कर रहे हैं तो फिर तहरीक इंसाफ की भी थोड़ी मोटी कंडोन कर देते। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। पहली बात है, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं इधर डेरा गाजी खान हूँ, यहाँ बड़ा तूफान और आंधी चल रही है, तो इस वजह से वो सारी बिजली की जो हाई टेंशन लाइंस हैं उनको बंद कर देती है मैपको के। अच्छा कहीं वो लाइंस आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है आपकी मेहरबानी, आप हमें मौका देते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और मुझ समेत हमारी जमात के तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी जमात का मौक़िफ़ के लिए अगर आपको वक्त दें तो उस कमिटमेंट पे लाजमी आएँ। शुक्रिया। ताकि ज़ाहिर है हमारा मौक़िफ़ अगर स्क्रीन के ज़रिए नहीं पहुँचेगा तो ये हमारी खाम ख्याली है। हुकूमत बड़ी टेम्परेरी चीज़ होती है, कुर्सी आती है चली जाती है, पता भी नहीं चलता। हज़रत अली का कौल है कि अगर कुर्सी इतनी मजबूत होती तुम तक कैसे पहुँचती। और सबसे अहम चीज़ ज़ाहिर है नैरेटिव होता है, और उसको आपकी स्क्रीन के ज़रिए, आप जैसे भाइयों की मेहरबानी के ज़रिए हम पहुँचा सकते हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें रख देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बड़ा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया। चंद दिन पहले मैं राय साकिब खरल साहब के प्रोग्राम में था, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि असद कैसर को जाने नहीं दिया गया। मेरे पास चूँकि मालूमात नहीं थी, मैंने उसकी मज़म्मत की। मैंने कहा नहीं, अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए था और मैं इसका दिफा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सारे मामलाती गहराई में जाकर देखा। देखें, बात यह है कि अगर एक सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था, इसलिए कह रहा हूँ कि वो इस वक्त जो है ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन में उसके मामलात चल रहे हैं, इलेक्शन उन्होंने कराया नहीं अपना। बुनियादी मामला ये था कि उस जमात ने रियासत के खिलाफ बाकायदा तौर पर अपने अस्करी विंग को एक्टिवेट किया। अस्करी विंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सियासी जमातें नहीं करती कि वो जिना हाउस पे हमले कर दें, वो जाकर GHQ पे अटैक कर दें, वो जो है एयरफोर्स हेडक्वार्टर जो मियांवाली में वहां पे हमला कर दें, या एयरबेस जो भी है। उसके बाद क्या कहा रियासती इदारों ने? उन्होंने कहा कि आपने नहीं किया ना, आप कह रहे हैं कि ये CCTVs निकलवा लें, मसले के सामने अपने बंदे खड़े हैं। बंदा खड़ा होकर GHQ के गेट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, सफेवल का रानवे वगैरह हमारे लोग नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ का सगा भांजा पथरून लहरा रहे हो, कहते हमारे लोग नहीं है। यास्मीन राशिद साहब, इजाज चौधरी साहब बाहर बैठे हुए हैं, लोग अंदर से उठा कर ला रहे हैं, मोर वगैरह हमारे लोग नहीं है। लेकिन सबने क्या कहा, हम सबने, कि आप इसकी अनकंडीशनल जो है मजम्मत करें, और आप एक ही बात कहें कि हम इसके पीछे नहीं है। तो मकसद कहने का है कि रियासत का गुस्सा ठंडा हो जाता है। मकसद कहने का है कि एक जमात जिसने सारा कुछ किया, आज वो जमात ये कहती है कि हम उसको मुकम्मल यानी रियासत ताउन करे, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी चलाए, ताकि लोगों में एक हौसला पैदा हो। सुने, ताकि लोगों में हौसला पैदा हो कि जो भी रियासत के खिलाफ खड़ा होगा, रियासत तो 2-4 साल बाद भूल जाती है। एक बात है उज़ैफा साहब, एक सेकंड, बेसिकली वो एंगर है। नहीं सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली वो एंगर है जो आज तक खत्म नहीं हो रही। उज़ैफा साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मेरा सवाल सुन, देखें, अगर ये गुस्सा है, आप एक काम करें, आप कानूनी तौर पर प्रोसीड करें, आप तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दें। अगर आपने यही काम करना है, अगर गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा रियासत का, तो आपके पास शवायद सबूत सब कुछ है ना, एक ज़ाब्ता मौजूद है, आप पाबंदी लगा दें। जब आप उनकी हुकूमत मौजूद, उनके वज़ीर आला मौजूद, 90 वोटों के साथ वो वज़ीर आला हैं, इतना भारी भरकम सूबा वो कमांड कर रहे हैं एज चीफ एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों MNAs, MPAs, सेनेटर्स, सूबाई असम्बली के मेंबरान मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा तो फिर कोई इसका हल निकालिए ना, या इधर जाइए या उधर जाइए।
फिर जब इलेक्शन हो, या तो आप एक फरमान जारी करवा दीजिए या किसी अदालत से कि जी तहरीक इंसाफ को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले। जब ऐसा नहीं है तो फिर आपने उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करनी है ना। ये तो उन्हें आइन हक देता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। नहीं, दो बातें हैं मुनीब साहब। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन जब तक इन्हें अलाउ नहीं करता या जो इनका प्रोसेस है पूरा मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी अभी तो सरफेस पे मौजूद ही नहीं है। इसीलिए पार्लियामेंट में आपने देखा, सेनेट में देखा, इनके जितने भी लोग थे सारे बतौर आज़ाद कैंडिडेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिफाई कर दिया। अब गुजारिश ये है कि आपका सवाल ये बनेगा कि जी असद कैसर साहब, ये बाकी लोग इनको रोक देते हैं, बैरिस्टर गौर को जाने देते हैं। तो मेरे आपके सवाल में मेरा ही जवाब मौजूद है। बैरिस्टर गौर किसी 9 मई में इन्वॉल्व नहीं था। असद कैसर साहब या ये बाकी लोग, इन लोगों ने चाहे सिंपैथाइजर ही थे लेकिन 9 मई के सपोर्टर रहे। इन लोगों ने, आप पाकिस्तान, क्योंकि आप एक लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। उसमें बड़े लकुनाज मौजूद हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी लकुनाज मौजूद हैं कि एविडेंस, शहादतें और उसके बाद जाकर सजाएं कहीं जाकर होती हैं। हमारे पास एविडेंस मौजूद नहीं था, लेकिन सबको पता है कि असद कैसर साहब वगैरह, वो जो ग्रुप बनाया हुआ था बानी तहरीक इंसाफ ने, कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया उसके अंदर मौजूद थे, उसके सपोर्टर मौजूद थे। तो मुझे आप ये बताएं, इस तरह के लोगों को, या सलमान अकरम राजा साहब जो है, इवन के सलमान अकरम राजा साहब ने कब कहीं ये बात की कि मैं लीगल फर्टिनिटी से हूं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, लेकिन जो 9 मई को हुआ वो गलत हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बंदा दिल से 9 मई को गलत मानता है और जिसने रियासत के खिलाफ अपना जो अस्करी विंग एक्टिवेट कर जो इस्तेमाल किया, उसको वो कंडेम करता है। रियासत उसे कोई कैंपेन से नहीं रोकती। रियासत कहती है बिल्कुल आप कैंपेन करें। ठीक है। अच्छा, दूसरी गुजारिश है, अच्छा दूसरी वो मैं इनका नैरेटिव दफन कर देता हूँ। ये तो एक बात है रियासत की। आपको अरसा हो गया, आप हमसे बहुत सीनियर हैं दश्ती खाक छानते हुए। जीबी और कश्मीर के अंदर आपको याद होगा 2019 के अंदर ये हफीजुर रहमान हमारे वजीर आला थे। मियां नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव आसमान पर था, वोट को इज्जत और बाकी सारी चीजें आपके सामने। मियां साहब को सजाएं हो रही थी। मियां साहब जब दोबारा गिरफ्तारी देने गए तो अडियाला के बाहर, सॉरी कोट लखपत के बाहर लोग ही लोग थे। बावजूद उसके तहरीक इंसाफ ने IMF प्रोग्राम के अंदर खुद को लेट दाखिल किया। कोविड मौजूद था, लेकिन 2020 में जीबी में अपनी हुकूमत बनाई थी। कश्मीर में इन्होंने 2020 में अपनी हुकूमत बनाई थी। वजह क्या थी? कश्मीर और जीबी, मैं बता रहा हूँ उसके रीजन है, कोई धांधली का नहीं मैं इल्जाम लगा रहा। कश्मीर और जीबी के लोग, चूंकि जरा जो कश्मीर कौंसिल और जीबी कौंसिल है, वो वफाक को देखते हैं। ठीक है शफी जान साहब, बात ये है, मुझे जो हुज़ैफा रहमान साहब के हुकूमत में है, जो उनकी बात से समझ आया ना, गो कि मैं निहायत एहतराम से मैं उससे एग्री नहीं करता जो वो कह रहे हैं। मतलब वो बहुत ही सख्त एक बात है। वो कहते हैं क्योंकि गुस्सा ठंडा नहीं हुआ अभी तक रियासत का, तो फिर इसीलिए ये मसाइल हैं। गौर खान साहब के लिए नहीं है गुस्सा, किसी के लिए, किसी के पास। मुनीब साहब, गुस्सा इन द सेंस, गुस्से को सर एक मिनट, आप सर हुज़ैफा साहब एक मिनट, शफी साहब को बात करने देना। हुज़ैफा साहब प्लीज। जी जी, मैं गुस्से को सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूं, गुस्सा जुर्म। अच्छा चले चले, जी जी। अच्छा मुनीब साहब, हुज़ैफा साहब बड़े रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन कभी कभी मुझे इन सब पे तरस भी आता है। आप इनको कहे अस्सलाम वालेकुम, ये कहते हैं तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया। आपने कहा इमरान खान, ये कहते हैं तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया। आपने कहा आप कैसे हैं, ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया। आप पूछे पाकिस्तान के हालात कैसे, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे, कहते हैं नहीं तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया। इनके पास कोई और चीज है ही नहीं। इनसे आप सवाल एक करेंगे, ये 9 मई और 26 नवंबर पे चले जाएंगे। आपने सवाल क्या किया था? हुज़ैफा मेरे भाई जो है वो 9 मई और रियासत और वही एक बयानिया रट्टा रटाया इनके पास है, वही सामने रख देते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इलेक्टेबल्स की सियासत खत्म की, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने पिछले इलेक्शन में बरादरी का जो एक वोट होता था, जो एक बरादरी सियासत होती थी, वो खत्म की। इस बार ये मिथ हम जीबी में खत्म कर रहे हैं कि जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है तो वहां भी उसकी हुकूमत कायम होगी। बात बड़ी वाज़ेह है, इनको भी ये पता है। अगर इनको ये पता ना होता तो नवाज शरीफ जीबी ना जाता, आज बिलावल जल्द से ना कर रहा होता। इनको पता है कि तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। तहरीक इंसाफ मैदान मार चुकी है, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम फैसला कर चुके हैं। हमने सिर्फ अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। फॉर्म 45 का वोट फॉर्म 47 पे कन्वर्ट करना है। बाकी वोटर ने खुद आना है, खुद इमरान खान साहब को वोट डालना है। हमारे जो निशानात है वो डिफरेंट है। लोगों को, लोग वहां पे खुद घर घर जा रहे हैं और हमारे निशानात याद करवा रहे हैं लोगों को। जिस तरीके से 8 फरवरी को पूरी पाकिस्तानी अवाम निकली थी, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की अवाम निकलेगी। सिर्फ और सिर्फ उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर ऐसा कोई भी ड्रामा इन्होंने किया जिस तरह 8 फरवरी को किया, जो दानी इन्होंने की, हम गिलगित बल्तिस्तान के तमाम रास्ते बंद करेंगे।
हम वहां पे बिल्कुल धरना देंगे और इसी बात पे ही हमारी बात अपने उम्मीदवारों से हो रही है। बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है। ये जितना कर सकते हैं बिफोर द इलेक्शन धांधली कर लें। ये धांधली की मुतरादिफ ही है ना कि आप मुझे प्लेइंग फील्ड ही नहीं दे रहे, आप मेरे रहनुमाओं को ही नहीं छोड़ रहे और आपकी वफाकी वज़रा वहां घूम रहे हैं और वो तरक्याती पैकेजेस और लैपटॉप्स का ऐलान कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग मैंने नून लीग के देखे हैं जिन्होंने अपनी सीटें हारी हैं, जो काउंसलर नहीं बन सकते अपने हलकों में, वो वहां पे जाके लीड कर रहे हैं। अच्छा, नहीं बड़ी वाज़ेह है। शफी साहब एक बात देखिए, एक इशू ये भी है ना कि ये तो आप भी जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, ये जो हुज़ैफा रहमान साहब का पॉइंट है, देखिए वहाँ की हुकूमतें वफाक के मरहूने मिन्नत है। वफाक में इस वक्त इनकी हुकूमत है PMLN की, तो अगर लोग इस तरफ माइल हो और वोट चले, वो आप बिल्कुल आप कहें 17, मैं कहता हूँ 5 सीटों वाली होगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए, अगर फैक्ट ऑफ द मैटर ये इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और क्या अगर लोगों ने ये देखकर वोट दिया कि इस्लामाबाद में तो नून की हुकूमत है तो हम नून को वोट देते हैं, या चले उसके किसी इत्तेहादी को वोट देते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या आप उसे तस्लीम करेंगे? देखिए, मैंने तो शुरू में कह दिया मुनीब साहब, इस आपके इस क्वेश्चन से पहले, कि दो जो मिथ होती है ना, वो इमरान खान साहब, जो एक कन्वेंशनल सियासत होती है, वो इमरान खान साहब ने खत्म कर दी है। अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो या फिर आजाद कश्मीर का इलेक्शन हो, फेडरल में हुकूमत किसी की भी हो, 90% पाकिस्तानी इमरान खान साहब से जुड़ा हुआ है। 3 साल से इमरान खान साहब की तस्वीर किसी ने नहीं देखी, आवाज किसी ने नहीं सुनी, पार्टी से निशान छीना गया, जिससे हम अलायंस करते हैं और वो पार्टी भी कैंसिल हो जाती है। फिर हमारे रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी आपके सामने, जो हरबा इन्होंने इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कर लें। अवाम फैसला कर बैठी है। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ को वोट पड़ेगा। हमने उस वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी हिफाजत करनी है। बाकी लोग जो है वो अपने पार्ट से तमाम तर जिम्मेदारियां खुद से निभाएंगे, क्योंकि इमरान खान उनकी जिद है। अगर आपके तवक्कुआत के बरक्स नतीजा हुआ, माजरत के साथ ये तल्ख बात है, आज तक आप अपना, जहां आपकी हुकूमत है, बहुत ताकतवर हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, आपने कभी उसको बंद नहीं किया, तो आप GB को कैसे बंद कर देंगे? रास्ते कैसे बंद कर देंगे? कैसे वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे जब तक आप अपने सूबे को बंद नहीं करते? इतने मुनीब साहब, जब मेरा इलेक्शन था, जब मैं PK 92 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, कोहाट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी हल्की की बात कर रहा हूँ, रात 2 बजे तक जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो अचानक 2 बजे के बाद रिजल्ट रुक गए। मेरे लोग RO ऑफिस के अंदर मौजूद थे। 4 बजे तक ये रिजल्ट इन्होंने रोक कर रखा। फिर जो सिस्टम के हिमायत याफ्ता लोग थे, उनके जो रिजल्ट्स जो है आना शुरू हुए। अगर मेरे किसी पोलिंग स्टेशन पे 400 वोट होते थे और उनके 200 होते थे, तो मेरे 400 उनके काउंट हो जाते थे और उनके 200 मेरे खाते में आते थे। मैं अपने हलके के 4000 लोगों को लेके RO के ऑफिस के सामने बैठा और 8 बजे मैंने अपना फॉर्म 47 वहां से रिसीव किया। हम वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जो स्ट्रेटेजी खैबर पख्तूनख्वा में हमारी उम्मीदवारों ने जो अपनाई थी। हम इसी पे काम कर रहे हैं। हमें कोई टेंशन नहीं है वोट की। डब्बे भर भर के लोग इमरान खान साहब की मोहब्बत में वोट डालेंगे। हमने उस वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। किसी सूरत में वोट नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं पड़ना। ये हुज़ैफा रहमान साहब वो कह रहे हैं हमने वही स्ट्रैटेजी अपनानी है जो उन्होंने KP में अपनाई थी, और याद रखिए KP में उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वाली हुकूमत है, तो ये काम आपके लिए कुछ उल्टा ना पड़ जाए। आप उम्मीदें तो बहुत से, मियां साहब भी आप चले गए ना, अब तो हाई स्टेक गेम है आपके लिए। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। पहली बात तो ये, चूंकि हम तो अपनी ज़ात के बारे में, मैं खुद भी कहता हूँ कि मैं तो तिफले मकतब हूँ, लेकिन शफी जान साहब शायद इन्होंने ज़रा नया सियासत में कदम रखा, पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री से नावाकिफ़ हैं। एक्चुअली ये सिर्फ पाकिस्तान की सियासत नहीं, दुनिया में जहाँ भी उठा के देख लें, जब कोई जमात हुकूमत में हो और वो अपने सुप्रीम लीडर को बेचती है, तो वो तभी बेचती है जब उसके पास अदाद शुमार और सर्वेज आ चुके होते हैं कि हम ऑलरेडी जीतने जा रहे हैं और सुप्रीम लीडर के जाने से मजीद वेव हमारे हक में हो जाएगी। कोई जमात भी कभी अदाद शुमार के बरक्स अपने सुप्रीम लीडर को नहीं भेज देती कि हम यहाँ हार रहे हैं। और अगर तो हमारा और इनका मार्जिन ये हुआ कि हमारे पास 20 सीटें हुई और इनके पास 10-12 सीटें हुई, तो हम मान लेंगे कि इनके साथ 3-4-5 सीटों में धांधली हो गई, 8 सीटों में धांधली हो गई। अगर इनके पास सीटें ही 1-2 ही, तब इनके पास क्या दलील होगी? दूसरी बात, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया था कि आपने KPK को तो आपने बंद करते नहीं है। आप लोग बंद करते नहीं, बंद कर सकते नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। वो ज़ाहिर है भाई है मेरे, जो मर्जी दावा कर दें। पंजाब के अंदर भी अगर ये अक्सर कहते हैं कि जी इनकलाब आ जाएगा, स्ट्रीट पावर हमारे पास मौजूद है। बात यह है कि जिसके पास मकबूलियत होती है उसको ना कर्फ्यू रोक सकते हैं, ना उसको दफा 144 रोक सकती है। वो कर्फ्यू को भी तोड़ देते हैं, दफा 144 को भी रोक देते हैं और अपनी मकबूलियत को एस्टेब्लिश कर देता है। बात यह है कि बार बार NOCs की बात करते हैं,
ये चाहते हैं कि हम मंजूर नजर बन जाएं। इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पिछले 4 दिन से 5 दिन से एक ही खबरें चला रहे हैं कि हमारी कोई दरपर्दा बातचीत चल रही है। उनको क्या पता कि मंजूर नजर आप हैं? नहीं चल रही उनको नहीं उनको सुन तो लेना। अच्छा सर मुझे बात करें, आप तरजीह इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि मैंने अगली बातें कर देनी थी कि आपका पूरा नजरिया आपके लीडर का इस बात पर नहीं है कि इदारे सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, इस बात पर है कि इदारे अब मेरे हक में क्यों मुदाखलत नहीं कर रहे। तो गुजारिश ये है कि बिल्कुल जो बिल्कुल आपका देखें मियां नवाज शरीफ, आप अपना 100 दफा भी अपने लीडर को 100 दफा भी आपने लीडर को ले आए। मैं मियां नवाज शरीफ के मैं बाकी कोई तारीफें नहीं करूंगा। मियां नवाज शरीफ जहां जाते हैं उसके तरक्याती काम बोलते हैं। मियां नवाज शरीफ जीबी के अंदर भी गया तो जीबी में ईंट भी उठाएंगे अगर कोई बड़ा काम हुआ। नवाज शरीफ की बड़ी तरक्की की है जिस मोटरवे पे जी आप अगर इस तरह बात करेंगे ना तो आपका लीडर मेरी जान, उसके पास तो एचएसएन की फीस देने के पैसे नहीं होते थे। उसका बाप तो एक एसडीओ था। मियां नवाज शरीफ का बाप तो 1960 के अंदर भी 6 जो है इत्तेफाक कांग्रेस का मालिक था। मियां नवाज शरीफ वो शख्स था जिसके बारे में जिसके कलम से आपके लीडर ने प्लॉट लिया था जमान पार्क में। मियां नवाज शरीफ तो वो आपने जो कहा ना कि मियां नवाज शरीफ तो वो शख्स है जिसने 50 करोड़ रुपए दिए तो शौकत खानम बनना शुरू हुआ। मियां नवाज शरीफ तो वो शख्स था जुल्फिकार भुट्टो ने तो सुन लेना जी, मियां नवाज शरीफ तो वो शख्स था जिसको 6 खानदानों को भुट्टो ने कौमियाया था और एक खानदान उसमें शरीफ फैमिली थी। तो मकसद कहने का चूंकि जाहिर है आपको हिस्ट्री का पता नहीं है तो आप जो मर्जी कह दें। एक ही आपको पता है कि किसी को गाली दे देना, चोर कह देना, ये आपका स्टाइल है, पॉलिटिक्स है आप लोगों की। मैं बहरहाल अपनी बात पर आऊंगा। आप बिल्कुल अगर आपको रिजल्ट पसंद नहीं आता और आपके पास इतनी मकबूलियत है तो जितने लोग आपको वोट दें उसका 10% कहिएगा सड़कों पर आ जाए वो। तो वैसे जीपी को चल नहीं सकेगी। लेकिन अगर एक बंदा भी नहीं निकाल सकते आप लोग तो फिर बराए करम उस रिजल्ट को तस्लीम कीजिएगा और खामोशी से घर जाकर बैठ जाइए। नहीं बट ये शफी जान साहब, एक आपकी पार्टी के अपने मसाइल भी तो है ना, जो इन तमाम तर चैलेंजेस के साथ मैं आफरीदी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। आपकी अपनी पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वज़ीर आला की बात की, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, अभी तक कोई कॉल नहीं आई। वज़ीर आला उन्हें कह रहे हैं कि किसी का आला कार ना बने। गवर्नमेंट के साथ कोई काम नहीं है। वजीर आला साहब जो हैं वो आजाद हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो सूबे के जो भी फैसला लेंगे वो मुकम्मल तौर पे वो सूबे, उन्होंने कहा तमाम एमएनएज आएंगे। वज़ीर आला साहब अपने एमपीएस के तो जामिन है ना, एमएनएस के कहां से आगे? मैं तो जारी बात है एमएनएस पार्टी के है ना शफीउल्लाह जान साहब, आप भी पार्टी डिसिप्लिन के तहत ही काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हक की बात हो रही है। अगर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के हक के लिए कौमी असम्बली के सामने धरना दे रहा है या एहतजाज कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के एमएनएस भी आएंगे। जो हाउस के अंदर मौजूद लोग हैं वो भी बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा पूरे मुल्क के एमएनएस आएंगे, पूरे मुल्क के। मेरी जान शफी साहब, उन्होंने कहा पूरे मुल्क के आएंगे। इस कौमी असम्बली के अंदर जिन एमएनएस का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से होगा वो बाहर निकलेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ खड़े होंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक। मुझे इससे शफीउल्लाह जान साहब कोई एतराज नहीं, आप मेरे भाई हैं, लेकिन जो आफरीदी साहब ने कहा है, आफरीदी साहब अपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को या तो फिर उन्हें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के ओहदे से हटवाएं, आप उन्हें आला कार कह रहे हैं। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को भी अब बाहर आना पड़ेगा। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को अंदर कमरे में बैठ के सिर्फ बयानात से बात नहीं चलेगी, उनको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर तमाम लोग बाहर निकल रहे हैं तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को भी बाहर निकलना चाहिए। नहीं बट माजरत के साथ आप एक जिम्मेदार शख्सियत है ना, आप तो वज़ीर आला के साथ साए की तरह होते हैं, अपनी हुकूमत के सबसे स्पोक्स पर्सन सबसे बड़े आप हैं। अगर आपके वज़ीर आला कह रहे हैं ये आला कार है तो कौन किसके आला कार हो सकते हैं? वो तो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। देखिए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को अपनी जिम्मेदारियों को देख के ही जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता कि वो किसी के बयानियों को आगे लेके जा रहे हैं। तमाम जो अगर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, जिसको इमरान खान साहब ने नामजद किया है, जो एक सूबे के लिए एक फैसला ले रहा है, अपने एमपीएस को लेके जा रहा है, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर जो हमारे मुल्क के एमएनएस भी मौजूद होंगे जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से होगा, उनको बाहर आना पड़ेगा। उनको सुहेल आफरीदी साहब के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने सूबे का हक मांग रही है। बट शफीउल्लाह जान साहब, मुलाकात के लिए दरख्वास्त दे दी, नहीं हो पाती, आप एहतजाज करेंगे। इलेक्शन जीबी का आपके हक में खुदा न खास्ता फैसला नहीं आता, आपने कहा हम जीबी बंद कर देंगे, हम लोगों को वहाँ पर निकालेंगे। असेंबली वाला एहतजाज तो आप बाहर कर लेंगे, क्योंकि आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा से अपने एमपीएस को सारों को, बल्कि उन्होंने कहा पूरे हर जगह से एमपी एमएनए को मैं बुलाऊंगा।
तो जीबी में आप क्या करेंगे? ये चैलेंज दे रहे हैं आपको कि आप 10% भी लोग निकाल लें वहां पर तो बड़ी बात होगी। जो काम हमने खैबर पख्तूनख्वा में 8 फरवरी की रात को किया था, वही काम हम गिलगित बल्तिस्तान में करेंगे। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में हमने अपने फॉर्म 47 लिए हैं, इसी तरह हम गिलगित बल्तिस्तान में भी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि कहीं 4000 बैठाएंगे, कहीं पे 10,000 बैठाएंगे। कई अजला में 15,000 लोग बैठे थे। फिर कैसे आरओ ऑफिस से फॉर्म 47 निकलता था, इसी तरह हम अपने लोग बैठाएंगे और हम फॉर्म 47 हासिल करेंगे। राइट, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब शफीउल्लाह जान साहब आपका और जनाब उज़ैफ़ा रहमान साहब आपका। देखिए, बड़ी खुशकिस्मती होती है कई दफ़ा जब आपका इंटरेक्शन ऐसे लोगों से होता है जिनसे सवाल पूछने के बाद आप फॉर्मली एजुकेट होते हैं और आप उनसे बात करके या सवाल पूछ के आपको अंदाज़ा होता है कि देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग इन द वर्ल्ड, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बहुत से जो एनालिसिस देखने, पढ़ने या सुनने के बाद आपको नहीं लगता कि आपको मुकम्मल बात समझ आई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड ऑफ़ यू, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर लोग जो भी आपको सुन रहे हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं जी कि हमें लगता है कि ईरान और अमेरिका दे आर इंचिंग टूवर्ड्स अ डील और ये मामला कल्मिनेट हो रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो जाता है जिससे लगता है कि शायद एवरीथिंग हैज़ फॉलन अपार्ट। जो अभी पिछले 12 घंटे के अंदर हुआ कि जी वो मिसाइल्स जा रहे हैं, ड्रोन्स जा रहे हैं बहरीन, कुवैत एंड फ्लाइंग ओवर इराक, ये क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग? और वो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट कहा जाता है कि आई सीम टू बी गेटिंग अलॉन्ग वेल विद दी सुप्रीम लीडर और मैं तो किसी स्टेज पर उनसे मिलना चाहूँगा। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? और ये जो इमेजेस हमारे सामने आ रहे हैं ये भी तोड़ फोड़ के हैं, डिस्ट्रक्शन के हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर दोज वेरी काइंड वर्ड्स, अनडिजर्व्ड बट थैंक यू। यार जो कुछ हो रहा है देखें, वो मेरे ख्याल में पार्टली तो उसको देखने का तरीका है एज फॉग ऑफ वॉर। आप जंग में हो, किसी कॉन्फ्लिक्ट में भी हो, आप सियासत में भी हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनका पर्पज़ ये होता है कि आप ना समझ सकें। बयानात का सब मकसद ये होता है। इवन जो हम कभी कभार बॉम्बिंग देख लेते हैं या किसी जहाज़ पे हमला देख लेते हैं, मेरा ख्याल में ये सब को हमें पार्ट ऑफ नेगोशिएशन देखना चाहिए। ये क्रिकेट का मैच नहीं है कि उसने छक्का मारा है, इसने चौका मारा। ये सब कुछ जो हो रहा है, एक दूसरे पे प्रेशर डाला जा रहा है, अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को मैसेजिंग की जा रही है, बाकी दुनिया को मेंटेन किया जा रहा है। आपका जो मेरे ख्याल में तज्जिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इट हैज़ बीन क्लियर अब तकरीबन 2 हफ्ते से, इफ नॉट मोर, कि अमेरिका में ट्रंप और ईरान जो है वो क्लियरली दे वांट आउट। वो इसका कोई हल चाहते हैं। हल का मतलब यहाँ ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट मेरे ख्याल में कोई नहीं होने वाली, लेकिन हल का मतलब है जिसको ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दोनों के दरमियान कोई इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिससे कम से कम 2 चीजें हों। आई थिंक ये हमें क्लियर हो गया कि चीजें 2 ही रह गई हैं इस स्टेप में। एक ये कि हुर्मुज जो है वो फंक्शनली खुल जाए, और दूसरी तरफ ईरान के लिए मेरे ख्याल में जो रेड लाइन आप समझ लें इस स्टेप में है वो ये है कि किसी न किसी किस्म की कॉम्पनसेशन हो, चाहे वो सैंक्शंस लिफ्ट होने में हो, चाहे वो रीपेमेंट में हो जो उनके अकाउंट्स हैं, या वो किसी किस्म का टोल हो। ये 2 मसाइल हैं। उसके बाद आपको मौका मिले ताकि वो जो दूसरी चीज़ें हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो लबनान या जो जिसको प्रॉक्सीज कहते हैं अमेरिका, वो हो। सो ये तो क्लियर है। ये मेरे ख्याल में हर एक को जानते हैं, आपके सुनने वाले भी जानते हैं, देखने वाले भी जानते हैं। द इशू इज नॉट ये 2, इशू ये कि एक तीसरा भी तो है ना जिसका साया है, और उसका साया जो है जंग तो उसी ने शुरू कराई थी, इजराइल, और इजराइल से ज्यादा नेतन्याहू। तो इन सम वेज 2 हर्डल्स हैं इस वक्त। एक ये कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कन्विंस कर सकें कि वो ईरान को स्पेस दे दें। वो देखें ना, जब कुछ होता है तो वो एक कोई नया पंगा डाल देते कि जनाब अब अब्राहम अकॉर्ड कर लो, अब ये कर लो, बिकॉज ही कैन नॉट लेट गो ऑफ दिस आइडिया कि मैंने जीतना है और आउटराइट जीतना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो इजराइल है। आप 90 दिन नहीं, आप 100 दिन नहीं, आप 2 साल देखें, और उससे पहले JPOAC भी देख लें। जब भी कोई एग्रीमेंट करीब आती है ईरान के साथ तो इजराइल हर हद तक जाने को तैयार है उसे स्कटल करने के लिए। यहाँ तक कि कतर में जो नेगोशिएटर हैं उन पे आपने अटैक कर दिया कुछ महीनों, बहुत से महीनों की पहले की बात है। यहाँ तक कि जब आपको लगता है कि ट्रंप साहब कुछ कहने वाले हैं तो सिर्फ ये नहीं होता कि वो पीछे हटते हैं, उससे पहले किसी किस्म की अखबारों में, बयानात में, उनकी अपनी तरफ से उनके जो साथी हैं लिंडजी ग्रैहम जैसे, एक्सियोस जैसी जो आउटलेट्स हैं, उससे कोई ऐसी खबर फेंक दी जाती है या प्रेशर डाल दिया जाता है ट्रंप पे खसूसन कि वो पीछे हट जाएं। तो मेरा मौकफ यही रहा है कि जंग शुरू उस दिन हुई थी मुनीब जिस दिन नेतन्याहू ने कन्विंस किया डोनाल्ड ट्रंप को कि आप जंग में शामिल हो जाएं, जो पिछला कोई अमेरिकन सदर नहीं करने को तैयार था।
कि तुम बाकायदा शामिल हो जाओ। जिस दिन नेतन्याहू ने कन्विंस किया ट्रंप ने, खत्म उस दिन होगी जब ट्रंप कन्विंस कर सकेंगे नेतन्याहू को कि बहुत हो गया, पीछे आ जाओ। और अभी तक ट्रंप हैज बीन अनएबल टू डू दिस। अच्छा, एक आपको याद होगा सर, वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से वो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी, दो समहाउ इट वाज इन अ वे क्लोज टू रियलिटी, वो हाउस ऑफ कार्ड्स, उसमें एक फ्रेज इस्तेमाल किया गया था, टोटल वॉर और नथिंग एट ऑल। तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये है कि टोटल विन और नथिंग एट ऑल, और डज ही सिंपली वांट अ वे आउट? और ये जो होता है कि हमें टोटल सरेंडर चाहिए, जो ट्रूथ सोशल पे उनकी ट्वीट्स आती हैं कि टोटल सरेंडर कर दे, ये कर दे, ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए? दिखावा तो मे बी टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड, लेकिन मेरे ख्याल में यार ये तो उनको समझ आ गया कि टोटल सरेंडर नहीं मिलने लगा। उनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह मैं कह भी दूं कि टोटल विक्ट्री है और निकल भी जाऊं, नीवे नीवे मुझे कोई नीवा रास्ता मिल जाए यहाँ से निकलने का, पतली गली से। सो आई थिंक वो उस कनंड्रम में। लेकिन इस वक्त तो जो उन पे प्रेशर है, मैं इट इज सरप्राइजिंग टू फॉर मी टू सी, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है जो उनकी करियर में पहले कभी नहीं आया, ना ट्रंप 1 में आया ना ट्रंप 2 में, कि जिस किस्म का उन पे प्रेशर है उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से। देखो ना, एक तो वो लॉबी है जो क्लियरली इजराइल इन्फ्लुएंस्ड है, लिंडसे ग्राहम वगैरह आपके कांग्रेस में बड़ी स्ट्रांग है। एक वो लोग हैं कि जो उनके अपने हमायती थे, उनके कल्ट फॉलोअर्स थे, और डोनाल्ड ट्रंप की जो कॉन्फिडेंस आता है वो तो इस बात से आता था कि इन लोगों को मैं जो मर्जी कर लूं ये मेरे साथ। अब वो भी साथ नहीं रहे इस वाले मसले पे। और फिर ये है कि एक वो भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है अमेरिका में, एक्सपर्ट्स की भी, और दूसरी जो जंग के खिलाफ थे, जो नहीं समझते कि जंग अच्छी थी, लेकिन इस वक्त उनका ख्याल ये है कि यार ये तो हम सरेंडर कर रहे हैं। सो चैलेंज ये है कि ना सिर्फ ये कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि किसी तरह लगे कि ईरान ने सरेंडर किया, लेकिन उनकी मजबूरी ये है, ही हैज टू डेमोन्स्ट्रेट कि हमने सरेंडर नहीं किया। अच्छा सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड, ऑब्वियसली जहां हमें नजर आ रहा है, आप कहते हैं बोथ द साइड्स वांट अ वे आउट, बैक टू वॉर, वो तो नहीं आपको नजर आ रहा कि खुदा न खास्ता को ऐसा हो जाए? यार अच्छा कि थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, क्योंकि आपके पिछले सवाल में भी ये था एंड आई डिडंट आंसर। मुझे डर और शक ये है कि एक तरफ तो यस दे बोथ वांट आउट, तीसरा वाला डजंट वांट आउट, लेकिन ये दो जो है दे वांट आउट। मुझे इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बातों से लगता है वो ये है कि उन्होंने अपने आप को कॉर्नर कर दिया है कि निकलने से पहले वो कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। कुछ हमने उसका ट्रेलर देखा पिछले 2-3 दिन में कि इन अ वे हिज वर्ल्ड व्यू एट दिस पॉइंट इज कि मैं जाने से पहले कोई बड़ा काम करूंगा, वो जिसका उन्होंने नाम भी दिया था स्लेज हैमर, और फिर मैं डिक्लेयर कर सकूंगा देखो हमने फिर उनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, ओब्लिटरेट कर दिया है, अब मैं बड़ा आदमी होके पीछे हट। प्रॉब्लम ये है कि ईरान बार बार क्लियर कर रहा है, और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ रही है कि वो उसको विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। इसीलिए जब अमेरिका हल्की सी भी कार्रवाई करता है तो आप देखते हैं कि ईरान का उसका इमीडिएट रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन वहां आता है जहां इट हर्ट्स द मोस्ट। मसलन गल्फ के किसी मुल्क में अमेरिकन किसी सहूलत पे उन्होंने हमला कर दिया ताकि उनको पता है कि उससे एक प्रेशर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप पे अपनी एलाइज वगैरह से। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक थिंग्स मे गेट अ लिटिल वर्स बिफोर दे गेट बेटर, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, आई डू होप दे विल गेट बेटर। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब मौजूद थे, और जो सवालात आपके जहन में थे मेरे जहन में थे, आई एम श्योर हमें आपको भी उसका जवाब मिल गया। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर देगा, देखने का बहुत शुक्रिया।